हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल एडी बूट कैम्प। और अगर आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं कि हम कर क्या रहे हैं। अभी हम नीट का जो कंप्लीट सिलेबस है उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट किया है और ह्यूमन फिजियो में हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है उसे काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। तो ऑलमोस्ट एंड वाले पार्ट तक हम पहुंच गए हैं। तो हमने एनाटमी देख ली है, फंक्शनिंग देख ली है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कैपेसिटीज़ देख ली। ठीक है, अलग अलग जो ब्रीदिंग है, मैकेनिज्म है, वो सब हमने देख लिया। तो अब हम अल्टीमेटली पहुंच कहाँ रहे हैं। वी आर नाउ स्लोली मूविंग टू द पार्ट जहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली रेगुलेशन कैसे हो रहा है ब्रीदिंग का। मतलब आखिर कैसे ये डिसाइड हो रहा है कि ब्रीदिंग रेट को कब बढ़ाना है और कब कम करना है। तो ये सब बातें हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक है बेटा। तो आई रियली होप कि यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप शेयर करें, वीडियोस को कंप्लीट देखें। अगर आप बीच में से देखेंगे तो हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में कम आए। आप पार्ट 1 से देखें, पार्ट 8 तक हमने जो कवर किया है, आपको टॉपिक में अच्छी खासी क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है। और देखिए अल्टीमेटली हमें यही चाहिए। हम थोड़ा समय लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी वांट कि जो भी हमने टॉपिक किए वो क्लियर हो एकदम, है ना। तो क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लैरिटी के साथ ही हम बातचीत कर पाएंगे और क्वेश्चंस भी हमारे तभी मेनली कन्वर्ट हो पाएंगे। और किसी छोटी वीडियो में मैं कभी ये भी डिसाइड कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा कि आपके कौन कौन सी आप बुक्स जो हैं वो प्रेफर कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए, कौन सी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। तो वो सब हम बातें करते रहेंगे। लेकिन अभी मेरी जो प्रायोरिटी है फिलहाल वो ये है कि हम टॉपिक्स को जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं विद ईच पासिंग डे कवर कर लें। तो ठीक है, हम लोग बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। अगला सेक्शन इस चैप्टर का पार्ट 9 हम लेकर आ रहे हैं। और इसके अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चे, हम इसके बारे में इसके अंदर पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। सर ये क्या होता है रेगुलेशन? कई जगह सुना है हमने। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है बेटा? देखो, रेगुलेटर देखा है तुमने, पंखे का रेगुलेटर। तो पंखे का रेगुलेटर का काम क्या है? पंखे के रेगुलेटर का काम पंखे को स्पीड को बढ़ाना। भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार गर्मी है तो स्पीड बढ़ा लेते हो, और कभी लगता है कि नहीं यार हवा नहीं आ रही है ना, तो स्पीड बढ़ा लेते हो। लेकिन अगर ऐसा हो कभी कि भाई ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार ये थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड में चल रहा है, ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है, तो जाकर स्पीड कम भी कर देते हो। तो मतलब ये है कहने का कि भाई ज़रूरत के हिसाब से वी रिक्वायर वी रिक्वायर समटाइम्स कि ब्रीदिंग रेट हमारा थोड़ा बढ़ जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई नॉर्मल जैसे चल रहा है चलता रहे। ठीक है, ये बात समझ आती है। तो हमारी जो बॉडी है वो स्विच कर सकती है किसके बीच में बेटा, कि हमें ज़रूरत पड़ने पर हमने ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया और वापस नॉर्मल हो गया जब ज़रूरत नहीं है। तो ये जो स्विच है, जैसे मान लो आप अभी अभी नॉर्मल बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। मतलब ब्रीदिंग रेट नॉर्मली चल रहा है। लेकिन मान लो कोई स्ट्रेस है, कुछ एंग्जाइटी है, या अभी अभी वर्कआउट किया है आपने, सपोज, है ना, चल फिर के आ रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो 5-7 फ्लोर, तो आपकी ब्रीदिंग रेट अपने आप आपको फील होगी कि बढ़ी हुई है। तो इसका मतलब भाई कुछ तो रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ रही है। तो वही रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। और जो हमारा ये पूरा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के हम रेगुलेशन पढ़ते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं बेटा न्यूरल रेगुलेशन। नाम से ही समझ में आता है कि न्यूरल रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, कि न्यूरल रेगुलेशन का मतलब हो गया कि भाई नर्वस सिस्टम से होने वाला रेगुलेशन। ठीक है, कि इसके अंदर ब्रेन के अंदर के कुछ पार्ट्स ये सब इन्वॉल्व हैं, तब जाकर चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं, तब जाकर ज़रूरत के हिसाब से ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है या घट रहा है या जो भी हो रहा है चेंज वो आएगा। आ रही है बात समझ? तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूरल रेगुलेशन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल ब्रेन का पार्ट होता है वो होता है ब्रेन का मेडुला वाला रीजन। तो ये बात समझनी है अपने को। तो जो मेडुला है ब्रेन का, इसके अंदर कुछ सेंटर्स होते हैं। ठीक है, और
उस सेंटर को हम पहले तो सबसे कॉमन जो सेंटर है हमारा उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और देखो बहुत ज़्यादा तो बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये चीज़ खुद ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ये रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करेगी, किस रेट से किस तरीके से हम सांस ले रहे हैं नॉर्मली, ये इस चीज़ को कंट्रोल करेगी। तो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है हमारा, इसके अंदर भी हमारे पास दो इसके अंदर भी हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? दो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। मतलब सेंटर एक ही है पर उसके अंदर भी ऐसे समझ लो कि दो अलग अलग क्लस्टर्स हैं न्यूरॉन के, या ऐसे समझ लो कि दो अलग अलग सेंटर्स हैं, दो अलग अलग रीजन्स हैं। ठीक है सब। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास एक होता है विच इज कॉल्ड बेटा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। एक होता है जिसे हम कहते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या नाम दिया बच्चे? वी कॉल इट डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर बेसिकली बनाती हैं हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अच्छा, अब यहाँ से ना हम कुछ बढ़िया बातें करेंगे इसके बारे में। जैसे ये जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना, हम इसे इंस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं बेटा। वी कॉल इट इंस्पिरेटरी सेंटर। प्लीज बहुत आराम से ध्यान देना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा इधर उधर भटकने की, मैं बता रहा हूँ आपको। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक दीज वीडियोज एज एफिशिएंट एज आई कैन, बिकॉज आई डोंट वांट माई स्टूडेंट्स टू वॉन्डर हेयर एंड देयर। मैं नहीं चाहता इधर उधर भटकें, अलग अलग 50 सोर्स पे देख कर तब जाकर एक चीज़ समझ में आए। और छोटी सी चीज़ होती है, एक ही बार में आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इंस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं बेटा हम डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंड करता है इम्पल्सेस इम्पल्सेस टू डायफ्राम। डायफ्राम याद होगा आपको, डायफ्राम और फ्रेनिक मसल्स, जिसकी वजह से आप इनहेल कर पाते हैं। और साथ में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को और साथ में जो फ्रेनिक मसल्स हैं उन मसल्स को ये इम्पल्सेस भेजता है। कौन भेजता है बेटा इम्पल्स? ये भेजता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और इन मसल्स का करवाता है बच्चे कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाता है बेटा? इन मसल्स का करवाता है कॉन्ट्रैक्शन। आ गई बात समझ? तो दीज मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। फाइन। और इसकी वजह से एक नॉर्मल जो रेट है ब्रीदिंग का वो मेंटेन हो पाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन हो पाती है। आई रियली होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। तो इट इज गोइंग टू मेंटेन द नॉर्मल ब्रीदिंग। वहीं अगर हम बात करें वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की, तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये कोई रोल प्ले नहीं करता। इट प्ले नो रोल इन नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई इसकी एक्टिविटी है ही नहीं। कोई नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर ये काम ही नहीं कर रहा। आ रही बात समझ में? लेकिन ये कंट्रोल करता है फोर्सफुल इनहेलेशन को भी और एक्सहेलेशन को भी। लेकिन जब फोर्सफुली हम करते हैं ना, जब हम फोर्सफुल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, हाँ एक मैं बात बता दूं अपने नए व्यूअर्स को, भाई जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये 8th 9th पार्ट वाला, बेटा एक काम करो, एक बार जाकर हमने एक ब्रीदिंग के मैकेनिज्म पे एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या क्या यूज होती है मसल्स और फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या क्या होती है मसल्स। ओके, तो यू कैन सिंपली गो एंड वॉच द एंटायर सीरीज। तब मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ये टॉपिक में कोई हाथ नहीं पकड़ेगा आपका। अभी क्या है कि अगर आप अचानक से बीच से देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा कम रिलेटेबल लगे आपको। ठीक है। और आई थिंक आपको ऐसा कोई टीचर ऐसे बोल के पहले से बताएगा नहीं। ठीक है। वो सभी ऐसा क्लेम करते हैं कि नहीं आप तो आज ही बैठ जाओ, आज ही आपका नीट क्लियर करवा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी क्या बोलते हैं, वेरी डिसिप्लिन। ठीक है। और आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो बेटा। एक फाउंडेशन आप पढ़ोगे, उसके बाद ही आप आगे चीज़ों को जोड़ पाओगे। तो आई रियली होप कि आप इसे अदरवाइज नहीं लेंगे, लेकिन बेटा आप पुराना पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर आइए तो आपको
ज़्यादा रिलेटेबल लगेंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये फोर्सफुल इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में दोनों में हेल्प करता है, और इंस्पायरेटरी जो सेंटर है वो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग के रेट को मेंटेन करता है। तो सर ठीक है, ये तो नॉर्मल वाली बातचीत हो गई कि नॉर्मली ब्रीदिंग में कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर मैं ऐसे एक कैजुअल सा एक सिंपल सा डायग्राम बना दूं, तो कुछ इस तरीके से अगर मान लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास ब्रेन का कुछ पार्ट है सपोज, और ये हमारा पॉन्स वाला रीजन है और ये मेडुला वाला। तो बेसिकली वी हैव अ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ओवर हियर एंड अ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ओवर हियर। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से वी हैव सम सेंटर्स। आ गई बात समझ? तो ये वेंट्रल और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, और यहाँ पर हमारे पास एक ये सेरेबेलम वाला पार्ट है, और यहाँ से ऐसे हमारे पास पॉन्स वाला रीजन है। तो वी कैन क्लियरली सी दैट ये वाला जो रीजन है ये पॉन्स रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे मेंटेन ऐसे करके बना सकते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये ब्रेन का कुछ ऐसा हमने पार्ट बना लिया। तो ये डीआरजी वाला पार्ट हो गया, डॉर्सल प्रेजेंट, और ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और ये तो तुम्हें पता ही है, ये पूरा ब्रेन ऐसे कन्वॉल्यूटेड सा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ठीक है। तो दिस इज द ब्रेन, फाइन। तो ये हो गई हमारी पहली चीज। अब हम जो दूसरा पढ़ रहे हैं बच्चों, दैट इज द सेकंड सेंटर। तो ये जो दूसरा, पहला सेंटर था हमारा न्यूरल रेगुलेशन में, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ओके। सो दिस वाज द फर्स्ट सेंटर दैट वी जस्ट डिस्कस्ड अबाउट। आ रही है बात समझ में? ये हमारा पहला सेंटर था जिसके बारे में हमने बात की। और अब हम अगले सेंटर की बात कर रहे हैं, और वो हमारा जो नेक्स्ट सेंटर है दैट इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, बहुत आराम से ध्यान से समझना है बच्चों बातों को, किसी टाइप की कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ, अब इसको समझते हैं। तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है हमारा, ये होता है हमारे पोन्स वाले रीजन में, पोन्स वाले रीजन में होता है। तो यहाँ कहीं पे ये मान लीजिए प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इसको हम देखो क्या नाम देते हैं बेटा, बढ़िया सा एक, इसे हम स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं। इसे हम स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं, ऑफ इंस्पिरेशन, स्विच ऑफ सेंटर ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। अब ये करेगा क्या, देखो स्विच ऑफ बोलने का पीछे का मतलब क्या है, ये इंस्पिरेशन के प्रोसेस को रोकेगा। अब सर इंस्पिरेशन के प्रोसेस को रोक देगा तब तो बंदा मर जाएगा, नहीं, रोकने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रोक देगा, ये रिड्यूस करता है द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब जैसे आप अभी सांस ले रहे हो तो किसी समय तक इनहेल करते हो ना, कुछ समय तक इनहेल करते हो, तो ये उस समय को कम कर देगा। तो सर समय को कम कर दिया, इनहेलेशन वाले समय को, तो इसका मतलब एक्सेलेशन वाला भी जो समय है वो भी कम हो जाएगा। लंग्स पूरी तरीके से भर ही नहीं पाएंगे एयर से, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। पार्शियल फिलिंग होगी लंग्स की, अगर ये इनहिबिटरी सेंटर जो है, स्विच ऑफ सेंटर जो है इंस्पिरेशन का, अगर ये एक्टिव हो गया तो पार्शियल फिलिंग होगी लंग्स की, लंग्स पूरी तरीके से भर ही नहीं पाएगा। और अगर पूरी तरीके से भर नहीं पाएगा तो ये रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो बढ़ा देगा, इट विल इंक्रीज। आ रही बात समझ में? तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज है जो हमें समझनी है, क्लियर हो गया ना। सो आई रियली होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। तो हमने एक पढ़ा भाई रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा हमने पढ़ा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब तीसरी जो हम चीज पढ़ेंगे वो होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड कीमोसेंसिटिव एरिया ऑन मेडुला। तो हमारे पास एक और चीज है, मेडुला वाले रीजन के आसपास ही होता है, एंड दैट इज कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया, ठीक है। तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है बेटा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा समझ लेते हैं इसे भी। तो सर क्या होता है कीमोसेंसिटिव एरिया? कीमोसेंसिटिव एरिया सेंसिटिव है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन किस चीज के लिए, किस केमिकल के लिए सेंसिटिव है, हमें मेनली यही समझना होता है, ठीक है। तो ये सेंस कर पाता है, इट कैन सेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन बॉडी फ्लूइड्स, या फिर ऐसे कह लो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी फ्लूइड्स, एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन,
यानी कि पीएच। आ रही है बात समझ में? इन सर्कुलेटिंग ब्लड। तो सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर PCO2 और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ये सेंस कर पाता है। कैसे कर पाता है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर CO2 और H+ आयन, PCO2 और H+ आयन ज्यादा है, इफ दे आर हाई, ये रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़वाने का काम करता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज होगा भाई? देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रेट ऑफ ब्रीदिंग को इंक्रीज करने का काम होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। तो ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है ना, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर को सिग्नल भेजेगा और वो ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा। अरे बात समझ। और इस कीमोसेंसिटिव एरिया के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो ये कॉन्सेंट्रेशन है, PO2 जो लेवल्स हैं, ये बिल्कुल किसी काम के नहीं होते। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसे बदल रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है ब्रीदिंग रेट को। फर्क पड़ता है किससे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के लेवल से। ठीक है, तो कीमोसेंसिटिव एरिया के लिए आप देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो होता है वो बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट होता है। पार्शियल प्रेशर की वजह से कभी चेंज नहीं होता। आ रही बात समझ? अब इन सब के अलावा ये तो हो गया, चलो ठीक है, PCO2 बढ़ा और H+ आयन बढ़ा, तो ये सारी चीजें। लेकिन इन सब के अलावा कुछ पेरिफेरल सेंटर्स भी होते बेटा। ये तो कहाँ थे? ये सब तो ब्रेन में थे। ये सब तो ब्रेन में थे ना। हमारे पास पेरिफेरल सेंटर्स भी होते हैं बच्चे। तो व्हाट आर पेरिफेरल सेंटर्स सर? पेरिफेरल सेंटर्स आर बेसिकली ऐसे सेंटर्स जो अदर देन ब्रेन बाकी की बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह में हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे मान लो कि ये हार्ट है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ हार्ट में ऐसे करके एक हमारे पास आर्टरी होती है, जिसे हम ग्रेट आर्टरी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये ग्रेट आर्टरी है, और इसी ग्रेट आर्टरी के एक ब्रांच होती है जिसे हम कैरोटिड कहते हैं। ये कैरोटिड है, और ये जो ग्रेट आर्टरी है इसको हम ऑलरेडी एओर्टा कहते हैं। तो इस एओर्टा के ऊपर देयर आर सर्टेन पेरिफेरल सेंटर्स, एंड सेम इज विद द कैरोटिड आर्टरी आल्सो। तो ये जो मैंने छोटे छोटे डॉट्स टाइप के बनाए हैं बेसिकली, ये कौन है? तो इनको हम बोलते हैं एओटिक बॉडीज। क्या नाम दिया बेटा इनको हमने? एओटिक बॉडीज। वी कॉल देम एओटिक बॉडीज। और ये जो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं कैरोटिड आर्टरी के ऊपर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कैरोटिड बॉडीज। तो एओटिक एंड कैरोटिक बॉडीज करके हमारे पास कुछ सेंटर्स होते हैं जो ब्रेन से अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हो हार्ट के आसपास है। आ रही है बात समझ में? तो ये जो दोनों बॉडीज है ना, दे कैन ऑल्सो, ये जो बॉडीज है, दीज बॉडीज कैन ऑल्सो सेंस इंक्रीज इन PCO2 एंड H+ आयन। और ये सिग्नल भेजते हैं बेटा, ये सिग्नल भेजते हैं। तो दे सेंड सिग्नल टू कीमोसेंसिटिव एरिया, और फिर कीमोसेंसिटिव एरिया ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। इट विल इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट। ये बात समझ में आती है या नहीं? आई रियली होप कि ये छोटी सी बात है पर आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। हाँ, अब कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि भाई कौन लेकर जाता है। तो एयरटिक बॉडीज से जो सिग्नल जा रहा है वो 10th क्रेनियल नर्व से जा रहा है। अब जिनको ये समझ नहीं आता कि क्रेनियल नर्व क्या है बेटा, तो ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती है उन्हें क्रेनियल नर्व कहते हैं, और 10th क्रेनियल नर्व का नाम होता है बेटा वेगस नर्व। और ऐसे हमारे पास जो कैरोटिड बॉडी है ये 9th क्रेनियल नर्व से लेकर जाती है, 9th क्रेनियल नर्व। ठीक है, विच क्रेनियल नर्व बच्चे? 9th वन। ठीक है, 9th क्रेनियल नर्व। और ये 9th क्रेनियल नर्व का नाम होता है ग्लॉसोफेरेंजियल। इसका नाम होता है ग्लॉसोफेरेंजियल। तो ये कुछ बेसिक हमने रेगुलेशन वाली बातचीत की है अभी आज के सेशन में। ठीक है, तो पेरिफेरल सेंटर्स भी बेसिकली यही सेंस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन का अमाउंट क्या है। तो देखोगे हर जगह तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, तो ऑक्सीजन का जो लेवल है ना, इट इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। किसी उसका है ही नहीं, वो किसी काम का कुछ सिग्निफिकेंस है ही नहीं उसका बेसिकली। और ऐसे ही होता है, मतलब
ठीक है, तो दिस इज अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। आ रही बात समझ में? ठीक है, आई रियली होप कि ये बातें आपको समझ में आती होंगी। ठीक है, अब जो हम अपना अगला पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हम कवर करेंगे बच्चे डिसऑर्डर्स को। तो आज के लिए मैं यही छोटा सा एक सेशन बना रहा हूँ। तो डिसऑर्डर्स हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। हमने बेसिकली ऑलमोस्ट सारा ही पार्ट कवर कर लिया है इस चैप्टर का। तो अब हम डिसऑर्डर्स छोटा सा एक पार्ट होगा बिल्कुल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए आई विल टेक अ लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्टिंग से आप काम करिए। स्टार्टिंग से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक जितनी भी चीज़ें हमने कवर की है वो आप एक बार देख लीजिए, तो आपको आई थिंक बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी, तो कोई ऐसी समस्या आएगी नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके फंडामेंटल्स थोड़े ठीक हैं, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही रिवाइज करना है, तो आप जहाँ हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो यू कैन टेक नोट्स एंड वट एवर यू वॉन्ट। तो आप उस हिसाब से अपने जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपकी सभी की व्यूज़ की वजह से, और जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल की वजह से, उसकी वजह से हमारे पास 150 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं पिछले 10 दिनों में। तो आई रियली होप कि आपका ये जो सपोर्ट है ये हमेशा बना रहेगा, और आप आगे भी जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट यूजी के लिए उनको शेयर करोगे आप वीडियोस, और यू विल स्प्रेड गुड वर्ड्स अबाउट अस। सो विद दिस आई टेक अ लीव नाउ एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय।